मंच पर बैठे हुए हमारे मित्रगण, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए। 4 लेबर कोड और साथ ही साथ पिकनिक भी मनाएंगे। आज हम जिस समय में बात कर रहे हैं उसकी मैं 2-3 विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात है, यह वर्ष हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण का शताब्दी वर्ष है। दूसरी ओर यह हमारे देश में अंग्रेजों की दलाली करने वाली और फासिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देने वाली संगठन आरएसएस का भी शताब्दी वर्ष है। और इसके साथ ही एक तीसरी बात, और वह तीसरी बात है कि पूरी दुनिया में क्रांतिकारी आंदोलन अभी ढलान पर है। पूंजी का हमला बढ़ रहा है, फासीवाद मजबूत हो रहा है। यहां तक कि अमेरिका जैसा देश जिसको पूंजीवादी जनतंत्र का मदर कंट्री कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब वह जनतंत्र की मां माना जाता है उसको, और वहां भी एक ट्रंप जैसा शासक बैठा हुआ है जो तमाम संस्थाओं को रौंद रहा है। यह बात दीगर है कि हमारे देश में तमाम संस्थाएं प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हैं और वहां पर जुडिशियरी भी राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठा रही है, वहां पर सीनेट भी राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठा रहा है और कांग्रेस भी राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठा रही है। यह पूरी दुनिया की स्थिति है और इसी स्थिति में हमको चर्चा करनी है कि आज मजदूर आंदोलन का विकास और विस्तार कैसे है। मुझे एक बात के लिए संतोष है कि यहां मजदूर आंदोलन के भी वैसे सारे लोग जुटे हुए हैं जो उसमें भी सबसे निचली कैटेगरी के लोग हैं और अधिक संख्या महिलाओं की है, जो उत्पीड़ितों में भी उत्पीड़ित हैं, उपेक्षितों में भी उपेक्षित हैं। इसलिए मुझे इस मीटिंग से, इस सभा से भविष्य के लिए उम्मीद जगती हुई दिखाई पड़ती। मैं अब आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा, यह जो 4 लेबर कोड आया है, क्या यह अचानक आसमान से टपक गया है या धीरे धीरे एक विकास की प्रक्रिया में हमारे सामने आया है? हम इस चीज पर विचार करेंगे तो हमें यह बात समझ में आने लगेगी कि इसके लिए सिर्फ पूंजीपति वर्ग जिम्मेवार नहीं है, वो तो है ही, लेकिन हमारी भी विफलता इसके लिए जिम्मेवार है। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1991 वह भी ऐसा ही टर्निंग पॉइंट। 1991 में पूरी दुनिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की एक नीति चल रही थी। वह नीति दुनिया के मजदूर वर्ग पर सबसे सुनियोजित हमला था और आज का यह 4 लेबर कोड उसी के गर्भ से पैदा हुआ है। इस 4 लेबर कोड के संदर्भ में मैं आपको एक बात बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जिनके कवित्व की प्रशंसा होती है,
और जो शासक वर्ग की नजर में बड़े अच्छे प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उनके शासन काल में सेकेंड लेबर कमीशन का गठन हुआ था, जिसे वर्मा कमीशन भी कहा जाता है, जस्टिस वर्मा के नाम। और वर्मा कमीशन ने 2002 में एक अनुशंसा की थी। उस अनुशंसा में ही उसने कहा था कि इस देश में बहुत सारे श्रम कानून हैं, इन सब को मिटा करके 4 या 5 कोड में सीमित किया जाना चाहिए। मैं 2002 की बात कर रहा हूं। आज 2026 है। अब आप शुरू कीजिए, कब से यह हमला चल रहा है? 1991, 1998, 2002 और आज 2026। इतने समय में मामला कहां फंस गया? हम क्यों नहीं कर सके? इसलिए नहीं कर सके कि मजदूर आंदोलन झटका हुआ है, मजदूर आंदोलन बटा हुआ है, और इसको सही दिशा में और एकताबद्ध ढंग से एक मंच पर आने की जरूरत है। यह आज की परिस्थिति की मांग है। मित्रों, इसी जंक्शन पर मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, और वह बात यह है कि जब जब मजदूर जगे हैं, जब जब मजदूर लड़े हैं, पूंजीपति वर्ग पीछे हटा है और मजदूर जीते हैं। जैसे आज बात हो रही है कि ब्रिटिश राज में हमें यह अधिकार मिला। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना था। 1936 में वेजेज एक्ट बना था। जरा सा उस समय की स्थिति पर गौर कीजिए। 1936 में जो वेजेज एक्ट बना, उसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है जब यहां के कम्युनिस्ट पार्टी ने जब यहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक संगठित आंदोलन किया था, और जो इतिहास में मेरठ षड्यंत्र केस के रूप में दर्ज है। उसके बाद 1934 में इस देश में व्यापक मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसका केंद्र बंबई था, और उसी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया था। और उसके दबाव में, उस लड़ाई के दबाव में 1936 का वेजेज एक्ट बना। तो अब उन सभी कानूनों को रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ गई? यह कहा जा रहा है शासक वर्ग की ओर से, पूंजीपतियों के कलम घिसू क्लर्कों से, कि इसमें सभी मजदूरों को, चाहे ठेका मजदूर हो, गीग वर्कर हो, सबको तमाम सुविधाओं के दायरे में समेटने का प्रयास हो रहा है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें झूठ बोला जा रहा है। क्या झूठ बोला जा रहा है, उसको 2-4-5 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय भी हमारे पास नहीं है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि कहां कहां धोखा दिया जा रहा है। आप याद कीजिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में बना था। उसके अनुसार यह प्रावधान था कि जिस उद्योग में, इसको ध्यान दीजिएगा, मजदूर नेता और साथ ही काम करने वाले मजदूर भी, कि पहले प्रावधान था कि जिस उद्योग में 100 या उससे ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, वहां पर एक स्टैंडिंग ऑर्डर करना होगा। मतलब ये कि एक अस्थायी व्यवस्था करनी होगी। अस्थायी व्यवस्था मतलब अस्थायी मजदूरों का प्रावधान, मजदूरों की तमाम सुविधाओं का प्रदान, और सरकार यह ध्यान देगी कि वह स्टैंडिंग ऑर्डर जो बना है
वह मजदूर हितैषी है या नहीं है। आज सरकार इस जिम्मेवारी से पीछे हट गई है और ट्राइपार्टाइट मतलब त्रिपक्षीय समझौता को मिट्टी में मिला चुकी है। अब सारा अधिकार पूंजीपति के हाथ में दे दिया गया है। जैसे 4 कोड में जो प्रावधान लाया गया है इस कानून की जगह पर, उसमें 100 मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी गई है। मतलब कि जहां 299 मजदूर भी हैं वे इस दायरे में नहीं आएंगे, उनको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो स्टैंडिंग ऑर्डर में मिलती थी। यह पहला है और यह बहुत घातक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1927 में आया था, जिसकी बात ओम प्रकाश ने भी की, हमारे और साथियों ने भी की। उसमें कहा गया था कि 100 या उससे ज्यादा मजदूर अगर किसी उद्योग में काम कर रहे हैं तो वहां मजदूरों को छांटने के लिए या उद्योग को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। लेकिन आज लेबर कोड में यह संख्या भी बढ़ा करके 300 या उससे ज्यादा कर दी गई है। मतलब ये कि जहां 299 मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर पूंजीपति एक तरफा सबको निकाल दे सकता है बिना सरकार का परमिशन लिए। वो कल अपना शटर गिरा दे सकता है, उसमें सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं है। वो दागल सांड बन गया है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ठेका प्रथा, बहुत सारी बात हो रही है ठेकेदारी मजदूर की, और मजदूर के तबके में सबसे शोषित मजदूर यही है। इनके पक्ष में एक समझौता बना था 1970 में, जिसमें हमारे साथी बार बार उद्धृत कर रहे हैं कि अस्थायी प्रवृत्ति के काम में ठेका मजदूरों को बहाल नहीं किया जा सकता। आज इसमें क्या किया गया है? पहले इसमें प्रावधान था कि जिस उद्योग में 20 या उससे ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर यह कानून लागू होगा। अब उसको संख्या को बढ़ाकर 50 या उससे ज्यादा कर दिया गया है। मैं ये संख्या इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसमें जो दूसरे कैटेगरीज के मजदूर हैं वो शायद मजदूर के हक पाने के अधिकारी ही नहीं रह जाते हैं। जैसे किसी होटल में 4 गो मजदूर काम कर रहे हैं, वो इस कानून के दायरे में नहीं है। कहीं पर 10-20 मजदूर काम कर रहे हैं, वो इस प्रावधान के दायरे में नहीं है। और इस तरह से यह पूंजीपतियों के पक्ष में ये सारे कानून बनाए गए हैं। और दूसरी बात है कि हड़ताल पर कितना जबरदस्त अंकुश लगाया गया है वो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में यह बात थी कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, जैसे सरकार ने बिल्कुल जरूरी काम घोषित कर रखा था, जैसे अस्पताल, जैसे पानी सप्लाई आदि आदि, जिसके बिना अगर बंद हो जाता है तो लोगों का जीवन तबाह होने लगेगा। ऐसे ही उद्योगों में 14 दिन पहले आपको नोटिस देने के लिए बाध्यता थी। अब यह सभी उद्योगों के लिए कर दिया गया है। 14 दिन पहले आप नोटिस दीजिए, और अगर पूंजीपति आपके साथ निगोशिएशन में चला गया है तो जब तक निगोशिएशन चल रहा है तब तक आप हड़ताल नोटिस नहीं दे सकते। आप जानते हैं कि कितने दिनों तक निगोशिएशन में आपको फंसाया रखा जा सकता है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से हड़ताल पर अंकुश लगाने की बात है। और उससे भी एक खतरनाक मामला है कि अगर आपने किसी यूनियन ने गैर कानूनी हड़ताल कर दी, जो कि आमतौर पर होता है, तुम नहीं मानोगे, हम हड़ताल पर जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, और ये आगे भी होगा और होना भी चाहिए। पहले होता था कि अगर आपने ऐसा हड़ताल किया तो कानून तोड़ने वाले को 50 रुपया फाइन लगेगा या और 1 माह की सजा होगी जेल की। अब जानते हैं इस कानून में क्या कर दिया गया है? अगर आपने यह तोड़ा
तो 1 माह का जेल की सजा तो होगी ही, साथ ही फाइन लगेगा 1000 से 10,000 रुपया तक। क्या यह प्रावधान मजदूर के पक्ष में है? जैसा कि कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सबका विकास सबका साथ। तो अब इन्हीं ये के साथ इससे भी एक खतरनाक प्रावधान है कि अगर आपका आचरण रजिस्ट्रार की नजर में खराब है तो इस कानून के अनुसार उसको यह अधिकार दिया गया है कि आपके रजिस्ट्रेशन को, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। इस ढंग से मजदूरों के अधिकार पर सुनियोजित हमला किया जा रहा है उस देश में जिसमें अपने देश की सरकार, स्वदेशी सरकार, जनता के हक में काम करने वाली सरकार, और सच कहिए तो अब तक के इतिहास में सबसे झूठ बोलने वाली सरकार शासन चला रही है। मैंने मोटे तौर पर, समय कम है नहीं तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने मोटे तौर पर कुछ बातों को आपके सामने लाया है और मैं आग्रह करूंगा तमाम मजदूर नेताओं से कि आप इसका बारीकी से अध्ययन करें और इसके एक एक पहलू पर आंदोलन के मैदान में उतरें। अब आप आइए, जो कानून बने हैं इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो कानून बने हैं, वेज एक्ट बन गया है 2019 और वेज एक्ट में जो 4 कानूनों को एक साथ मिला दिया गया है, उसी में 1936 का वेजेज एक्ट है, उसी में 1948 का मिनिमम वेजेज एक्ट है, उसी में 1965 का बोनस एक्ट है और उसी में 1976 का समान अधिकार, मतलब महिला और पुरुष मजदूरों को समान मजदूरी मिलेगी, यह प्रावधान है। यहां मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं। पिछली सरकार भी, जिसको हम लोग इस तुलना में अच्छी सरकार कहते हैं और जो थी भी, उसने भी जब समानता की बिंदु खोज करनी शुरू की तो सिर्फ लैंगिक समानता का ध्यान रखा। उसने यह नहीं कहा कि जितना उत्पादन अगर परमानेंट मजदूर करता है और उसी काम में ठेका मजदूर भी लगा हुआ है तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। यह प्रावधान उस समय भी नहीं लाया गया था। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्थिति बद से बदतर है। पहले कोई राम राज्य की स्थिति नहीं थी, नंदन कानन नहीं था, लेकिन शोषण के बावजूद आवाज उठाने का अधिकार था, लड़ने का अधिकार था। उस समय सुप्रीम कोर्ट भी कहता था कि स्ट्राइक मजदूरों का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार शब्द उनका नहीं है, लेकिन कुछ अर्थ यही। ठेका मजदूर के बारे में अंबेडकर की बात हो रही है। अंबेडकर ने कहा था कि यह बॉन्डेड लेबर का रूप है, लेकिन आज स्थिति क्या है? मैं आपके सामने यह सवाल उठाना चाह रहा हूं, कहां खड़े हैं तमाम के तमाम अंबेडकरवादी? वो प्रकाश अंबेडकर हो महाराष्ट्र में, या मायावती जी हो उत्तर प्रदेश में, या और भी बहुत सारे लोग हों। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तो अब इस बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूं कि न तो आपको अंबेडकर बचा सकते हैं आज, न आपको मार्क्स का नाम जाप करने से बचत मिल सकती है। और अगर खाली नाम जप करके आप चाहते हैं कि हम पुरानी प्रतिष्ठा को ले लें तो यह नहीं होना होगा। इसलिए अब आपके सामने सवाल यही है कि हर बात के लिए आपको लड़ना होगा और एकता कायम करनी होगी। एकता
न सिर्फ जाति के आधार पर होगी, न सिर्फ धर्म के आधार पर होगा, वह जब भी होगा वह राष्ट्रीय और दुनिया के स्तर पर होगा। एक झारखंड का मजदूर अगर जाता है जम्मू और कश्मीर में काम करने, बिहार का मजदूर जाता है तमिलनाडु में काम करने, सूरत में काम करने, तो क्या वह झारखंडी अस्मिता से लड़ेगा, बिहारी अस्मिता से लड़ेगा? वहां उसको एक मजदूर की अस्मिता से लड़नी पड़ेगी और मजदूर की अस्मिता को केंद्रीय अस्मिता में स्थापित कीजिए। श्रम की मुक्ति का संघर्ष जीवन मरण का संघर्ष है और इसको जितनी मजबूती से आप लड़ेंगे, मैं एक चीज आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि आज हमारी स्थिति चाहे जितनी गड़बड़ हो, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक पूंजी की मार रहेगी, जब तक मजदूरों की बाजुओं में ताकत रहेगी, यह संघर्ष तब तक चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते और पूंजीवाद की छत्ती रौंद कर हम पूरी दुनिया में मुक्ति का परचम, समाजवाद का परचम, लाल परचम लहराने में सफल नहीं हो जाते। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि 12 फरवरी की हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। हम आपके साथ रहेंगे। तमाम प्रगतिशील धाराएं, मार्क्सवादी जगत आपके साथ रहेगा। सभी जनवादी लोग आपके साथ आवे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आपके जीत की शुभकामना और संघर्ष के लिए आह्वान।